नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरी उम्मीद है आप सब एकदम सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको जो है अंधेर नगरी नाटक, जो दरअसल नाटक इसको कहना उचित नहीं है, ये एक प्रहसन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रहसन आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसका नाम है अंधेर नगरी। तो इस क्लास में हम लोग इसी अंधेर नगरी प्रहसन पे एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। ये प्रहसन आपको जो है इससे पहले पूरा पढ़ाया जा चुका है। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको जो है हिंदी नाटक नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप जो है इसको और इसके साथ साथ नेट JRF में शामिल कई नाटकों को आप वहाँ से देख सकते हैं। खैर, आज की क्लास में हम लोग जो है इस पे प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। जिस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके के प्रश्न आपको जो है इस प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये प्रश्नोत्तरी पूरी मेरे साथ करते हैं तो ये नाटक आपका एक बार फिर से पूरा रिवीजन हो जाएगा, इस तरीके से कि जैसे आपने नाटक ही पढ़ लिया हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। चूंकि ये पहला प्रश्न है तो बड़ा आसान प्रश्न है। शुरुआत करते हैं आसानी से थोड़ा जो है मुश्किल की तरफ। तो पहले आसान प्रश्न है, उसके बाद थोड़े से आगे मुश्किल प्रश्न भी आएंगे। तो पहला आसान प्रश्न आपसे यही है कि इस नाटक में कुल अंक कितने हैं। इस नाटक में 5 अंक हैं कि 6 अंक हैं कि 3-4 अंक हैं या फिर 6 अंक हैं। सॉरी, 5 अंक हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं। तो आपको पता ही होगा इस नाटक में, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि ये नाटक जो है सन 1881 ईस्वी में जो है प्रकाश में आया, यानी 1881 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आपको अभी बता दिया गया। इसमें कुल अंक कितने हैं? 6 अंक हैं। कुल 6 अंक हैं और इसमें कुल 5 गीत हैं, ये भी आप लोग याद रखें। इसमें कुल गीत कितने हैं? 5 गीत हैं, दोहों सहित। दोहों सहित जो है इसमें कुल 5 गीत हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पहले से भी पता होंगी। अगर नहीं पता होंगी तो अब पता हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 आपसे ये है कि अंधेर नगरी नाटक के दृश्यों को क्रम से लगाइए। जो अभी आपको 6 दृश्य बताए गए थे कि इस नाटक में 6 दृश्य हैं, इन 6 दृश्यों के नाम भी हैं। तो वो नाम इस नाटक में किस क्रम से आए हैं उनको आपको लगाना है। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो ये जो बाह्य प्रांत है ये तो अपनी सही जगह पे है। बाह्य प्रांत जो है सबसे पहले दृश्य का नाम है। जो दूसरा दृश्य है वो बाजार है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा दृश्य भी अपनी ठीक जगह पे है। तीसरा जो दृश्य है वो अरण्य ना होकर तीसरा दृश्य है भैया जंगल। तीसरा दृश्य कौन सा है? जंगल। और चौथा दृश्य है राज्यसभा। फिर 5वां दृश्य हो जाएगा आपका अरण्य और छठा दृश्य हो जाएगा शमशान। तो ये जो दृश्य हैं इनको आपको याद रखना है। इनका क्रम आपसे लगवाया जा सकता है। तो पहला बाह्य प्रांत है, दूसरा जो है वो बाजार है, तीसरा जंगल है, चौथा राज्यसभा है और 5वां अरण्य है और सबसे आखिरी में शमशान है, जहाँ पे जो है गोवर्धन दास को फांसी लगवाने के लिए ले जाया जाता है। तो ये इस नाटक के 6 दृश्य हो गए। इनका क्रम आप लोग बाकायदा याद रखें कि ये नाटक में किस क्रम से आए हैं। तो ये भी आसान प्रश्न ही था, कोई बड़ा मुश्किल प्रश्न नहीं था, बड़ा बेसिक प्रश्न था। आपको पहले से भी आना चाहिए था, आता ही होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि लोभ पाप को मूल है। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, या में नरक निधान। तो ये जो पंक्तियां हैं आपको बताना है कि ये पंक्तियां इस नाटक में किस अंक में आई हैं। ये पंक्तियां इस नाटक के किस अंक से हैं आपको ये बताना है। तो एक चीज आपकी यहाँ से क्लियर हो गई कि लोभ पाप को मूल है, ये पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक से हैं। लेकिन प्रश्न आपसे ये है कि ये पंक्तियां किस अंक की हैं? पहले अंक की हैं, 5वें अंक की हैं, तीसरे अंक में आती हैं या फिर चौथे अंक में आती हैं? तो आप लोग याद रखें, पहले अंक में ये पंक्तियां महंत दास जी के द्वारा बोली जाती हैं कि बेटा जो है ज़्यादा लोभ मत करना। नगर में जा रहे हो भिक्षाटन के लिए, भीख मांगने के लिए,
तो फिर जो है बहुत ज़्यादा लोभ मत करना, लोभ हमेशा जो है हम लोगों के लिए हानिकारक होता है। तो ये जो है महंत अपने दोनों शिष्यों से, गोवर्धन दास और नारायण दास से कहते हैं पहले अंक में। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई। बढ़ते हैं आगे। आगे चौथा प्रश्न आपसे ये है कि चने का विक्रेता घासीराम चने बेचते समय किसका जिक्र नहीं करता है। चलिए आपको बताना है इस प्रश्न में, जो चने का विक्रेता है घासीराम, तो ये पहली चीज आप लोग याद रखें कि जो दूसरे अंक बाजार में कई सारे विक्रेता आते हैं उसमें चने का विक्रेता कौन है, तो घासीराम चने का विक्रेता है। लेकिन प्रश्न आपसे ये है कि चना बेचते समय वो किस व्यक्ति का, किन लोगों का जिक्र नहीं करता है, तो हाकिम का जिक्र तो वो करता है। तौकी मैना जो उस समय काशी की प्रसिद्ध वैश्या थी उसका भी वो जिक्र करता है। बंगाली का भी वो जिक्र करता है, लेकिन वो अपनी जो बेचते समय जो पंक्तियां कहता है तो उसमें अंग्रेजों का वो कोई जिक्र नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी हाकिम का भी वो जिक्र करता है, तौकी मैना के भी जिक्र करता है और बंगाली का भी जिक्र करता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय की तात्कालिक वैश्या जो थी तौकी मैना, इसका जिक्र किस विक्रेता के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। तौकी मैना का जिक्र घासीराम के द्वारा किया जाता है और घासीराम चने का विक्रेता है, तो याद रह जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है कि जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, यह बात किस विक्रेता के द्वारा बोली जाती है। वही जो दूसरा अंक बाजार है, बाजार में जो सब अपना अपना बेच रहे हैं, टके सेर हर चीज, उसमें जो है ये बात किस विक्रेता के द्वारा बोली जाती है कि जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, घासीराम के द्वारा बोली जाती है कि हलवाई के द्वारा बोली जाती है कि कबाब वाले के द्वारा बोली जाती है या फिर नारंगी वाले के द्वारा बोली जाती है। तो ये बात हलवाई के द्वारा बोली जाती है कि जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न आपसे यह है कि नारंगी वाला, एक विक्रेता है नारंगी वाला, वो नारंगी बेचते समय किन किन स्थानों का जिक्र करता है, किन किन स्थानों का जिक्र करता है। विकल्प के तौर पे आपके पास सिलहट है जो बंगाल का एक नगर है, बुटवल है जो नेपाल का एक कस्बा है, हजरतगंज है जो लखनऊ में पड़ता है, और आनंद बाग है और राम बाग है। इनमें से आपको बताना है कि वो किस स्थान का जिक्र नहीं करता है। वो इस तरीके से नारंगी बेचता है, नारंगी सिलहट की नारंगी, नारंगी बुटवल की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, राम बाग की नारंगी, हजरतगंज की नारंगी, तो इसमें से वो किस स्थान का जिक्र नहीं करता है, तो आपको याद रखना है कि वो हजरतगंज का जिक्र नहीं करता है। बाकी वो सिलहट, बुटवल, आनंद बाग और राम बाग, इन चारों जगह का वो जिक्र करता है, लेकिन हजरतगंज का जिक्र नहीं करता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए और याद भी आपको हो गई होगी कि इन चार जगहों का जिक्र करता है। इन चार जगहों को आप कतई यहीं पे रट लें, सिलहट का, बुटवल का, आनंद बाग का और राम बाग का। बढ़ते हैं आगे। सातवें प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए हैं। सातवां प्रश्न आपसे ये है कि जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ये बात किस विक्रेता के द्वारा कही जाती है। चलिए बताइए, ये बात किस विक्रेता के द्वारा कही जाती है। ये बात कबाब वाले के द्वारा कही जाती है, ये बात कबाब वाले के द्वारा बोली जाती है, या फिर कुंजड़िन के द्वारा बोली जाती है, या फिर कुंजड़िन के द्वारा बोली जाती है, या फिर जो मेवों का विक्रेता है मुगल उसके द्वारा बोली जाती है, या फिर जात वाले के द्वारा बोली जाती है। तो आप जो है आंसर तक पहुंच गए होंगे। और ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, आपकी परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है कि जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ये जो है कुंजड़िन के द्वारा बोली जा सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक आपको जितने प्रश्न बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसी को मान सकते हैं। ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है और पूछी जा चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। तो 8 नंबर का अपना प्रश्न ये है कि महंत जी गोवर्धन दास को भिक्षाटन के लिए किस दिशा में भेजते हैं। देखिए महंत जी के 2 शिष्य हैं, एक तो हैं
गोवर्धन दास और एक है नारायण दास। तो ये जो है महंत जी हैं और महंत जी के ये दो शिष्य हैं, एक गोवर्धन दास हैं, एक नारायण दास हैं। तो नारायण दास को जो है भिक्षाटन के लिए गुरुजी भेजते हैं पूरब की तरफ और गोवर्धन दास को भिक्षाटन के लिए महंत जी भेजते हैं पश्चिम की तरफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम की तरफ। भिक्षाटन के लिए गोवर्धन को जो है महंत दास जी किस ओर भेजते हैं? पश्चिम की ओर भेजते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न ये है कि काशी की तत्कालीन ये जो है प्रश्न थोड़ा सही से टाइपिंग नहीं हुआ, चलिए इसको जो है मैं बना देता हूं आपके लिए कि काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्या का जिक्र किस विक्रेता के द्वारा किया जा चुका है? 4 विकल्प आपके सामने दिए होंगे, लेकिन इसका उत्तर आपको पहले ही दिया जा चुका है कि काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्या तौकी मैना का जिक्र भैया मेरे घासी राम के द्वारा किया जाता है। और घासी राम जो हैं वो चने के विक्रेता हैं, बड़े धूम धड़ाक से चने बेचते हुए जो है नजर आते हैं इस प्रहसन में। तो तौकी मैना का जिक्र घासी राम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपसे यह है कि पाचक वाले द्वारा चूरन बेचते वक्त कई पंक्तियों को क्रम से लगाइए। चलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको जो है इसको क्रम से लगाना है कि इसमें सबसे पहले वो पाचक वाला विक्रेता है वो बेच के जो है कुछ पंक्तियां कह करके अपना जो है ये बेचता है चूरन। इसमें वो जो पंक्तियां बोलता है उनको आपको क्रम से लगाना है कि वो किस क्रम से पंक्तियां आई हैं। तो ये 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से आपको क्रम से बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं कि चूरन अमले सब जो खाएं, दूनी रिश्वत तुरंत पचाएं। तो ये जो है सबसे पहले पंक्ति आती है। और अमले ये शब्द अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अमले का मतलब कचहरी का कारिंदा, तो ये 1 नंबर पे पंक्ति हो जाएगी। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, ये जो है दूसरे नंबर पे पंक्ति आएगी। तो ये जो है पहले नंबर पे हो गई, ये दूसरे नंबर पे हो गई। फिर उसके बाद चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ये तीसरे नंबर पे आएगी। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, और ये जो पंक्ति है वो चौथे नंबर पे आएगी। तो इस तरीके से ये पंक्तियां क्रम से लग गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर का प्रश्न आपसे यह है कि बाजार में सामान बेचने वाले विक्रेताओं का नाटक में आए क्रम के अनुसार क्रम सुनिश्चित कीजिए। चलिए अब जो है बाजार में जो विक्रेता हैं, वो जो 9-10 विक्रेता हैं, उनको आपको क्रम से लगाना है कि कौन जो है किस क्रम में आया है। तो इसमें से सबसे पहले आएगा घासी राम के बाद दूसरे नंबर पे आएगा कुंजड़िन, तीसरे नंबर पे आएगा मुगल, और चौथे नंबर पे आएगा पाचक वाला। तो इनमें जो है ये क्रम हो जाएगा। और उसमें जो क्रम दिया गया है वो जो 8-9 विक्रेता हैं, इनको भी आप लोग जो है क्रम से याद रखें। क्रम से आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न देने का मतलब सिर्फ यही है कि आप ये अंदाजा लगा पाएं कि प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो वो 8-9 विक्रेता हैं, उनको आप अभी तत्काल जाइए और उनको जो है रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपसे आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपसे यह है कि गोवर्धन को यह कौन बताता है कि इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है, यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा है, और यहाँ सारी चीजें टके सेर ही मिलती हैं। तो कौन सा विक्रेता गोवर्धन दास को ये बताता है? घासी राम बताता है, हलवाई बताता है, नारंगी वाला बताता है, या कि पाचक वाला बताता है? तो ये जानकारी गोवर्धन दास को कौन देता है? हलवाई वाला देता है। ये जानकारी गोवर्धन दास को कौन देता है? हलवाई वाला देता है। वो बताता है कि ये जो नगरी है, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है, यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा है, और यहाँ सारी चीजें टके सेर ही मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर का प्रश्न ये है कि गोवर्धन दास को भिक्षा में मिले 7 पैसों में से वो कितनी मिठाई लेता है? तो आप एक चीज तो आपको यहां से ये भी याद रखनी है कि गोवर्धन दास को भिक्षा में कुल कितनी भिक्षा मिली पैसे के तौर पे। तो उसको भिक्षा में
7 पैसे की भिक्षा मिली और 7 पैसे में वो कितनी मिठाई लेता है? 3.5 सेर, 4.5 सेर, 5.5 सेर या फिर 2 सेर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 7 पैसे में 3.5 सेर मिठाई लेता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से याद रखने हैं। उसको भिक्षा में 7 पैसे मिले थे और 7 पैसों में से वो 3.5 सेर मिठाई लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न आपसे ये है कि नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे, ये पंक्तियां कौन उच्चारित करता है? ये महंत जी कहते हैं या फिर गोवर्धन दास कहता है या फिर नारायण दास कहता है या फिर जात वाला, वो जो ब्राह्मण है जात बेचने वाला, वो कहता है? तो ये पंक्तियां कहता है गोवर्धन दास। आपको लग सकता है कि ये पंक्तियां महंत दास कहते हैं, लेकिन ये पंक्तियां कौन कहता है? ये पंक्तियां हैं गोवर्धन दास की कि नीच ऊंच सब एक ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे। तो ये पंक्तियां गोवर्धन दास के द्वारा बोली जाती हैं। अब आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है कि आपके सामने ये जो पंक्तियां दी गई हैं, ये पंक्तियां किस अंक में आई हैं और किसके द्वारा कही जाती हैं। तो पहली पंक्ति है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे आपु ही नसे, जैसे चौपट राज। ये पंक्तियां छठे अंक में हैं और महंत जी के द्वारा कही जाती हैं। तो ये तो विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधाधुंध मचेओ सब देसा, मानो राजा रहत विदेशा, ये पंक्तियां 5वें अंक में हैं और गोवर्धन दास के द्वारा बोली जाती हैं। तो ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, आपको शुरू में बताया गया था, पहले अंक में महंत जी कहते हैं। ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोकिल बायस एक सम, बायस मतलब कौवा, पंडित मूर्ख एक, ये तीसरे अंक में जो है महंत जी के द्वारा कही जाती हैं, ये तीसरे अंक में। तो ये भी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सारे विकल्प आपके सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 15 नंबर का प्रश्न ये है कि असत्य कथन का चयन करें। बाजार में सारी चीजें टके सेर हैं, यह सूचना महंत जी को सबसे पहले नारायण दास देता है। जी बिल्कुल सही बात है। महंत जी के दोनों शिष्यों में से ये सूचना सबसे पहले नारायण दास देता है कि बाजार में सारी चीजें जो है टके सेर बिक रही हैं। गोवर्धन दास बाद में आके अपने गुरुजी से ये बताता है कि गुरुजी नगर तो बड़ा अच्छा है, सारी चीजें जो है टके सेर मिल जाएंगी। कई कई जगह पे तो हम लोग पूरे दिन भीख मांगते हैं और फिर भी पेट नहीं भर पाता है, और यहाँ तो बड़ी आसानी से हमारा सदा पेट भरा रह सकता है और यहाँ सारी चीजें टके सेर मिलती हैं। ये बाद में गोवर्धन दास बताता है, पहले नारायण दास बता चुका होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काशी में हिंदू नेशनल थिएटर में सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया गया, बात तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अंधेर नगरी एक व्यंग प्रधान प्रहसन है जिसमें कुल 6 अंक हैं, बात तो भाई साहब ये भी बिल्कुल सही है। तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अंधेर नगरी पात्रों की अधिकता की वजह से मंचन की दृष्टि से एक असफल नाटक है। तो ये तो विकल्प गलत है, बड़ा ही सफल नाटक रहा और खूब इसका जो है मंचन भी किया गया। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे विकल्प आपके सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपसे ये है कि इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है, ये कथन किसका है? तो विकल्प आपके पास हैं सत्य प्रकाश सिंह, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे या फिर रामचंद्र तिवारी या फिर रामचंद्र तिवारी। इनमें से आपको बताना है ये विकल्प किसका है। तो अगर आपके पास ये अंधेर नगरी नाटक होगा, अंधेर नगरी नाटक की किताब होगी, तो जब ये नाटक समाप्त होता है तो एक वहीं पे बड़ा सा कथन दिया गया है सत्य प्रकाश सिंह का। तो उस कथन से ही ये लाइनें ली गई हैं। और अभी जो है 2-3 बार की जो पीछे परीक्षा बीती है, शायद 2023 के जून की परीक्षा, उसमें आपसे जो है इसी जो वो कथन दिया गया है उसी कथन में से 2 लाइनें पूछी गई थी। तो उसी में से ये भी जो है 2 लाइनें हैं, सत्य प्रकाश सिंह का ये कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे ये है, फिर से आपको असत्य कथन का चयन करना है। इस नाटक में अंधेर नगरी अंधव्यवस्था का प्रतीक है, चौपट राजा विवेकहीनता का प्रतीक है और गोवर्धन लोभ का प्रतीक है।
गोवर्धन लोभ का प्रतीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अंधेर नगरी की भाषा जो है जनभाषा है, बिल्कुल। भारतेंदु हरिश्चंद्र उसमें जो है कई मुहावरों का, लोकोक्तियों का जो है प्रयोग करते पाए जाते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि इसकी जो भाषा है वो जनभाषा है। इस नाटक में 5 गीत हैं और 6 अंक हैं, बात तो बिल्कुल सही है। या फिर ये सारे के सारे असत्य हैं, गजब बेइज्जती है, ये सारे के सारे बिल्कुल असत्य नहीं है, चौथा विकल्प ही असत्य है। तो ये सारे सत्य हैं, ये सारे सत्य हैं और चौथा विकल्प खुद असत्य है। तो ये जो है इस नाटक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे वो आपको बताए गए। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने एक बार नाटक पढ़ा है और ये वाली प्रश्नोत्तरी पढ़ ली है, फिर आपको अंधेर नगरी नाटक में बहुत कुछ पढ़ने के लिए शेष शायद नहीं रह जाएगा। तो आप जो है क्लास के आखिरी में जाएं और चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ से ये वाला नाटक देख लें, उसके बाद ये प्रश्नोत्तरी कर लें। और अगर आपने पूरी प्रश्नोत्तरी देख ली है और प्रश्नोत्तरी देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको धन्यवाद। और आप कमेंट करके ये बताएं कि मुझे इस प्रश्नोत्तरी से कितने प्रश्न आते थे। 17 प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी में दिए गए थे। अगर आपको 14 या 15 प्रश्न आ रहे थे तो आपकी कहानी पटरी पे चल रही है। अगर आपको 10 से नीचे प्रश्न आ रहे हैं तो कहानी आपकी पटरी पे नहीं चल रही है, पटरी से नीचे चल रही है, उसको पटरी पे लाना अभी शेष है। तो परीक्षा आपकी जो है एक बार कैंसिल हो गई है, तो दोबारा से तैयारी करिए और मेहनत से पढ़िए। ये तो सब चलता रहता है, चलता रहेगा। उसके लिए आप जो है बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करते रहिए। जो आपके संग हुआ है वो हर बच्चे के संग हुआ है, तो बिल्कुल ज़्यादा सर फोड़ने की ज़रूरत है नहीं। एकाग्र मन से पुनः बैठिए। परीक्षा आपने एक बार दे ली है, उससे आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। उन गलतियों को आप सुधारें। जो टॉपिक्स आपसे छूट गए थे लेकिन वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़ लें, दोबारा पढ़ें और अच्छे तरीके से फिर से पेपर दें। तब तक मैं आपको ये इस तरीके से रिवीजन क्लासेस करवाता रहूँगा। प्रश्नोत्तरी जब तक आपकी दूसरी परीक्षा नहीं हो जाती, लगातार आपकी प्रश्नोत्तरी ही चलती रहेगी। तो क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।